आपको मैं बताऊं, अब ये पहले वाली मानसिकता नहीं रही। जिन मूर्खों की बात कर रही है आप शिवगंज में आकर के देखिए, सिरोही में देखिए, 50 महिलाएं जो पर्दा नशीन रही होगी किसी ज़माने में, वो सरकारी नौकरियों के अंदर है। उनका स्नेह है, वो बराबर मेरे बारे में कोई न कोई टिप्पणी करते रहते हैं। और आपने तो उनका ये स्टेटमेंट भी सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि संयम लोढ़ा जैसा विधायक हर हाल में विधानसभा में जीत के आना चाहिए। 20% तो छोड़िए, इस इलाके में सैकड़ों कर्मचारी होंगे, टीचर होंगे, पटवारी होंगे, कांस्टेबल होंगे, पुलिस में होंगे। मुझ पर कभी कोई 5 पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। आपको पता होगा कि आदर्श वालों के माँ बाप कौन हैं। आदर्श वाले खुद बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। उनके घर में बीजेपी के जो वैचारिक रूप से बाप है, उनका संगठन चलता था। संस्कृत में एक शब्द है अनुक्रमणिका। जिन लोगों के लिए संस्कृत थोड़ी तकलीफदायक है उनके लिए आसान कर देता हूँ, उसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडेक्स। जब भी हम किताब के पहले पन्ने को खोलते हैं तो उसमें दिखता है इंडेक्स, जो किताब के बारे में बताता है। उसे डिजिटल की भाषा में कहते हैं टाइम स्टैम्प। एक व्यक्ति जिसके जीवन से ज़्यादा उसका राजनीतिक जीवन की अनुक्रमणिका बहुत ही ज़्यादा लंबी है। उसकी आखिरी भूमिका थी सीएम के सलाहकार के रूप में, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो चर्चित है अपने आवाज़ उठाने के अंदाज को लेकर। एक व्यक्ति जिसे कभी भी विधायक के रूप में जानने से ज़्यादा लोग अपने बीच का आदमी कहलाना पसंद करते थे। जी हाँ, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं थिंक 360 और इस वक्त हम लोग हैं सिरोही में और आज बात करेंगे कांग्रेस के सिरोही शिवगंज विधानसभा के प्रत्याशी संयम लोढ़ा जी से और जानेंगे किन मुद्दों के साथ वे जनता के बीच जा रहे हैं। सर, समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। संयम जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। संयम वो व्यक्ति है जो सबकी सुनता है लेकिन करेगा अपने मन की। संयम सुनेगा सबके दिल की, लेकिन सही और गलत का निर्णय अपने मन से करेगा। सही किसकी बात और गलत किसकी आवाज़ वो तो व्याख्या पर निर्भर करेगी, लेकिन हम आपसे वो सवाल जानना चाहेंगे जो अक्सर जनता पूछ रही है। सर, सबसे पहले आपका 5 साल का कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है। आप मुझे बताइए कि आपने जो विकास के कार्य लिए उसको लेकर थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। क्या विकास के कार्य किए और किस तरीके से किए? हमने जवाई बांध में 1000 MCFT पानी सिरोही और शिवगंज तहसील में पेयजल के लिए आरक्षित कराया है और शिवगंज तहसील के 68 गांवों की पेयजल योजना 294 करोड़ की स्वीकृत होकर उसका काम शुरू हो चुका है। 32 नाला पेयजल योजना स्वीकृत होकर के सिरोही और उसके आसपास के 8 गांव के लिए काम शुरू हो चुका है। सिरोही तहसील के बचे हुए 77 गांव की DPR बन चुकी है, जिसको अगले साल हम स्वीकृत करवा के उस पर भी जवाई बांध का पानी पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 कॉलेज थे। इस बार जब मैं विधायक बना, हमने 7 नए कॉलेज खोले। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, कालंदरी में नया कॉलेज, कैलाश नगर में नया कॉलेज, शिवगंज में लड़कियों का नया कॉलेज। और जो मौजूदा कॉलेज थे सिरोही के तीनों, वो हमने अपग्रेड किए। लड़कियों का कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट तक किया, PG कॉलेज में MBA खोला, लॉ में हमने LLM तक किया, 40 12वीं तक के नए स्कूल खोले, 17 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल खोले। इसी तरीके से हमने चिकित्सा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किया। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोला, एक पहले से ही है, शिवगंज में नया खोला। 2 CSC खोले, सिलदर में और जावाल में। 5 PSC खोले, मोहब्बत नगर, डोडुआ, गोयली, माखरोड़ा, बड़गांव। 17 PSC के सब सेंटर खोले। इसी तरह से 14 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले, कई मिडिल स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल खोले। तो हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हमने किया है। 220 kV का GSS हमने सिरोही के बिल्कुल बॉर्डर पे दांतरई में बनाया। 132 kV का GSS जावाल में बनाया। ऊड और रटवाड़ा में 33 kV के GSS चालू कर दिए। वाण, सिलदर और सनपुर में काम शुरू किया गया है। इसी तरीके से अन्य क्षेत्र में भी GSS बने। हम आने वाले वक्त में किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक बिजली देने में सफल हो सकेंगे। सर, आपने चिकित्सा का बात किया। मैंने जब सिरोही की जनता से बात की, उन्होंने कहा कि संयम जी ने काम चिकित्सा में बहुत किया। कोविड के समय भी प्रेजेंस रहे, बहुत लोगों की मदद की, लेकिन उनका कहना है कि सोनोग्राफी डिपार्टमेंट सिरोही कॉलेज, सिरोही हॉस्पिटल में है, लेकिन वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट बनी हुई इमारत है। आज भी उन्हें पलायन करना पड़ता है, या तो पालमपुर या प्राइवेट लोगों के पास जाना पड़ता है। तो उसका क्या कारण है सर? थोड़ी सी अभी ये कठिनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो
डॉक्टर इस काम को देख रहे थे, उनका एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई केस हो गया, उसमें गवर्नमेंट को उनको सस्पेंड करना पड़ा। इस और दूसरे जो पीएमओ थे वो भी एक और लापरवाही के कारण एपीओ किए गए। तो उस कारण से अभी ये सोनोग्राफी के मामले में आपका कहना सही है, यह कमी अभी है, जिसको ये चुनाव का प्रक्रिया पूरा होते ही हम नया लगा देंगे। सर एक बात और थी कि जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि संयम जी पे एक लगातार आरोप, आप मैंने जब यहाँ पूछा तो उनका कहा कि एक धर्म के प्रति या कहे एक जाति या एक ग्रुप के प्रति उनकी ज़्यादा लगाव है। तो हमने पूछा किस तरीके से, उन्होंने कहा संयम जी ने घूंघट की जो पंचायत में समाप्त करने पे 25 लाख का अनाउंस किया, तो बुरखों वालों को लेकर वो क्यों नहीं कुछ करते भाई? वो भी तो पंचायत के लोग, वहाँ पर भी तो उसमें भी उस समुदाय के लोग रहते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये समान रूप से स्त्रियों को उसकी इच्छा के मुताबिक जिंदगी देने की प्रक्रिया है, वो पूरी स्त्री जाति पे लागू होती है, और मैंने जो बात रखी है वो भी पूरी स्त्री जाति के लिए है। तो आपका कहने का मतलब है कि बुरखे भी अगर हटाएंगे जाएंगे अगर उस पंचायत में घूंघट के साथ, तो उन्हें भी 25 लाख का मिलेगा, ऐसा सर? आपको मैं बताऊं, अब ये पहले वाली मानसिकता नहीं रही। जिन बुरखों की बात कर रही है, आप शिवगंज में आकर के देखिए, सिरोही में देखिए, 50 महिलाएं जो पर्दा नशीन रही होगी किसी ज़माने में, वो सरकारी नौकरियों के अंदर है। लोगों में तेज़ी से बदलाव आ रहा है और इस बात को समझ रहे हैं कि उनको क्या भूमिका समाज में निभानी चाहिए। सर भूमिका से याद आई, एक आपके बहुत फेवरेट नेता कहे या दोस्त कहे, आपकी बीजेपी के साथ जितनी पुरानी अदावत है उतने ही आपके प्रतिपक्ष के जो नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़, उनको लेकर आप ये क्या माहौल है? वो आपसे कभी कहते हैं असेंबली में कि आपको मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर निकल जाए सलाहकार का, वो क्या मुद्दा है? वो हम बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ये उनका स्नेह है, वो बराबर मेरे बारे में कोई ना कोई टिप्पणी करते रहते हैं। और आपने तो उनका ये स्टेटमेंट भी सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि संयम लोढ़ा जैसा विधायक हर हाल में विधानसभा में जीत के आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो उनका स्नेह है। नहीं तो सर वो अपॉइंटमेंट वाला क्या मुद्दा है? वो कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर आपका सलाहकार का निकल जाए, मैं कह दूं, और आप कह रहे हैं कि सलाहकार है, और आप उसके बाद आपने आगे कहा है कि इस्तीफा बाद में दूंगा, पहले अपॉइंटमेंट लेटर निकल जाए। तो क्या है मुद्दा, थोड़ा बता दीजिए सर। दरअसल ये तो प्रक्रिया है, चलता है, हम लोग अपने क्षेत्र में बिजी रहे हैं, सलाहकार वगैरह तो एक ठीक है, प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा सर, एक प्रश्न ये भी था कि लोगों से जब हमने यहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि संयम जी ने काम तो बहुत किया है, आदमी व्यक्ति बहुत अच्छा है, बस पार्टी गलत है। उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? लोग आपको विकास पुरुष तो मान रहे हैं, हमने जब यहाँ बात की, लेकिन लगातार कह रहे हैं कि पार्टी सही नहीं है, उस पर सर? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दुष्प्रचार है कि कुछ लोगों की ऐसी भावना बनी है पार्टी को लेकर। कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया है, आज जिस मुकाम पर मुल्क खड़ा है उसमें कांग्रेस के महान नेताओं का योगदान है। कितने लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष किया और उसके बाद क्या इस देश में बन रहा था और कितनी तरक्की हुई है, ये सबकी जानकारी में। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तथ्य डाले हुए हैं, तो वो भी हम साफ करेंगे। सर साफ सफाई से याद आया सर, अभी कुछ दिनों पहले सड़क निर्माण हुई है सिरोही में आसपास की, जो 2.5 करोड़ के करीबन के अमाउंट से एक सड़क निर्माण की, वो 20 ही दिन में सड़क के कुछ जगहों पे हमने जब आज निरीक्षण किया तो देखा ईडीएम हाउस के बाहर, एसडीएम हाउस के सड़क ढह चुकी, कई है सड़क में खड्डे दिखने लगे। तो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 20% का विकास तो ऐसा ही होता है। तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, ये जो काम है वो जो सीवरेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका आपने जिक्र किया है, वो सीवरेज कंपनी उसमें काम कर रही है और इसके सारे जितनी भी प्रक्रिया है वो एशियन बैंक का लोन है और एशियन बैंक के स्तर से ही होती है। हम तो सिर्फ इसमें जहाँ कहीं हमें कमी दिखती है तो हम कलेक्टर को भी बता देते हैं या कि एससी को भी बता देते हैं, हमारी इतनी ही भूमिका है। और न तो कोई 20% तो छोड़िए, इस इलाके में सैकड़ों कर्मचारी होंगे, टीचर होंगे, पटवारी होंगे, कांस्टेबल होंगे, पुलिस में होंगे, मुझ पर कभी कोई 5 पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। सर आपने 5 पैसे का जैसे जिक्र किया, एक बात पैसों पर निकली है तो लोगों को, मैं जब पढ़ रहा था तो दिल्ली हमारे एक मैसेज आया था कि पहले देंगे आदर्श के नोट तो मिलेंगे इस बार वोट, जनता इस तरीके के निकाल रहे थे। तो सर आदर्श के जो पैसे जिन लोगों के, इन निवेशकों के फंसे, और राजस्थान का एक बहुत बड़ा धड़ा है खासकर सिरोही और शिवगंज, तो इन लोगों के आदर्श के नोटों का क्या होगा सर? पूरी ईमानदारी से हमने आदर्श घोटाले को उजागर करने की कोशिश की है। आपकी जानकारी में भी होगा, बार बार हमने विधानसभा में इस मामले को उठाया है
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लेवल पर भी उठाया है, मुख्यमंत्री जी से भी अनेक पत्र लिखवाए हैं। ये सारी संपत्तियां बीजेपी की सरकार ने सीज कर रखी है और एक गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस को बिना किसी मैन पावर के उन्होंने बिठा रखा है। तो बीजेपी का षड्यंत्र है। हम इसमें कोर्ट का भी इंटरवेंशन कर रहे हैं और पूरी ताकत से लग करके ये लोगों का पैसा हम दिलाएंगे। तो सर हम ये माने कि आने वाले अगर आप टर्म में जीतते हैं, वापस एमएलए बन के आते हैं, तो क्या उस टर्म के ख़त्म होने से पहले आदर्श के नोट या उन लोगों का इन्वेस्टमेंट उन्हें वापस मिलेगा सर? बिकॉज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिव्यू किया तो लोगों का यही कहना है कि भाई साहब हमारा पैसा बहुत अटक गया, आदर्श में उम्मीद से दिया था, उसका सर क्या निवारण लास्टली मिलेगा? ये आपको पता होगा कि आदर्श वालों के माँ बाप कौन हैं। आदर्श वाले खुद बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, उनके घर में बीजेपी के जो वैचारिक रूप से बाप है उनका संगठन चलता था। और मैं ये भरोसा आपके चैनल के माध्यम से दिलाना चाह रहा हूँ कि यदि ये 5 वर्ष का कार्यकाल मुझे मिल गया तो मैं लोगों के आदर्श के पैसे दिलाकर रहूँगा। आप ये वादा दे रहे हैं सर? मैं ये वादा दे रहा हूँ। सर वादे से एक बात हमें और याद आई सर कि जब हमने यहाँ लोगों से बातचीत की तो लोगों ने मुझसे एक बात की कि आप जाइएगा तो सही मुझे ये बात ज़रूर पूछिएगा कि 2008 का चुनाव आप कांग्रेस भाजपा के बीच ओटाराम जी जीते, 2013 में जीते, उसके बाद कांग्रेस ने एक नियत लाई, पॉलिसी लाई कि जिन 2 टर्म से जो लोग हारे उन्हें इस बार नहीं देंगे। तो सर आपको ऐसा लग, और उस 2018 के चुनाव में जो हुआ था उसमें जिसमें आप निर्दलीय जीते, तीसरे स्थान पर कांग्रेस आई थी। तो इस बार की टक्कर में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप गाँव घूम रहे हैं आप लोग, आपको लग रहा है कि इस बार स्थिति में बदलाव आएगा या जो इतिहास दोहराएगा अपने आप को? आपका क्या कहना है इसमें? मेरी जीत निश्चित है। यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट सर? 101%। 3 तारीख को आपको मिठाई खिलाऊंगा। सर एक और बात याद आई हमें कि अभी हम ना एक व्यक्ति से मिले थे तो उनको आपकी तरफ से तरफदारी बहुत है। उनका ऐसा कहना है कि मेरे तो सभी पार्टी के लोगों से अच्छे रिश्ते हैं। उनका नाम है, निर्दलीय उम्मीदवार है हेमंत पुरोहित। तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा भाई संयम जी ने हमको क्रांतिकारी कहा है। तो ये क्या है संयम जी? आप कह रहे हैं क्रांतिकारी है, बीजेपी कह रहे हैं कि अनडिसिप्लिन एक्टिंग की वजह से हमने उन्हें निकाल दिया, डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या है, क्या इस सर जट को कहेंगे सर? सिरोही जिले के साथ की राजनीति के साथ यही खूबसूरती है कि यहाँ राजनीति व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जाती, कोई गांठ बांध के नहीं रखता। हम और ओटाराम जी 3 बार आमने सामने चुनाव लड़े हैं, मैं और तारा जी 2 बार आमने सामने चुनाव लड़े, पर कोई जन्मदिन ऐसा नहीं जाता कि जब हम उन्हें बधाई नहीं देते, या बीजेपी के सांसद है उनको बधाई नहीं देते। कोई ऐसी मौत नहीं होती बीजेपी के नेता के घर की जब मैं नहीं जाता हूँ। उनके घर में कोई शादी और मुझे न्योता भेजे, ऐसी कोई शादी नहीं होती जब मैं नहीं जाता हूँ। तो विचारधारा अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, इसमें कोई कटुता नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। यानी आप लोगों के संबंध अच्छे हैं लेकिन विचारधारा से आप लोग अलग हैं, ये मान सकते हैं सर? सब अपनी अपनी पार्टी का काम करते हैं।